एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमी करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 21 है। इससे पहले हम लोग 20 लेक्चर्स इकोनॉमी के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ना, हमने जो टेबल बनाया था कैपिटल मार्केट के क्लासिफिकेशन का, उधर चलते हैं। तो इसमें से हम लोगों ने इक्विटी वाला सेक्शन करना शुरू किया था, जिसमें से हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ये कर लिया था। और प्राइमरी मार्केट भी हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके थे। प्राइमरी मार्केट का जो डिवीजन था आपका, ये थोड़ा सा ना शॉर्टकट में डिवीजन है, लेकिन जो इसका मेन डिवीजन था प्राइमरी मार्केट में भी, कहाँ गया, नीचे ये रहा, राइट टू, नहीं, ये वाला, जैसे पब्लिक इशू है, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से की थी। अब अगर आप देखो तो पब्लिक इशू में भी दो चीजें हैं, एक है आपका आईपीओ, दूसरा है आपका एफपीओ। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बट आज ना थोड़ा डिटेल में हम लोग पहले आईपीओ के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली आईपीओ का प्रोसेस जो होता है, किस तरीके से जो कंपनी है अगर उनको अपने शेयर्स लिस्ट करने होते हैं तो वो क्या प्रोसेस है, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो बस आज आप लोगों को आईपीओ का प्रोसेस थोड़ा सा समझा दूं मैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, जो सेकेंडरी मार्केट वाला ऑप्शन था हमारा, ये इसको कवर करेंगे आज। ठीक है, तो ये आज का पूरा हमारा एजेंडा रहने वाला है, ये करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, आईपीओ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो डीमैट अकाउंट है ना, ये आईपीओ से ही रिलेटेड है। ये क्यों जरूरी है, बिना इसके आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। फिर सेकेंडरी मार्केट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करेंगे। फिर इसी से रिलेटेड कुछ ये टर्म्स हैं, इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले समझते हैं आईपीओ क्या है। तो आईपीओ के बारे में ना मैंने आपको कल बताया था, आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का जो फुल फॉर्म है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी ना अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम पब्लिक को बेचती है। समझ में आ रहा है, जैसे कि मेरी कंपनी है, 100% मैं होल्ड करती हूँ उस कंपनी में। ठीक है, अब इस 100% में से मैं चाहती हूँ कि मैं 4% बेच दूं। ठीक है, अब 4% मैं पब्लिक के लिए अब उसको मतलब खुला छोड़ देती हूँ कि 4% में से आप में से जो भी मेरी कंपनी का हिस्सा खरीदना चाहता है, आप वो ले सकते हो। समझ में आ गया। तो फर्स्ट टाइम जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचती है ना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आईपीओ। समझ में आ गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। समझ में आ गया, बहुत इजी था, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था। नाउ अब ये जो प्रोसेस होता है ना, जब कंपनी लिस्ट करती है, बेचती है अपने शेयर को, तो इसमें ना दो चीजें होती हैं, दो इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस आईपीओ के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती हैं। समझ में आ गया, एक है आपका मर्चेंट बैंकर्स और दूसरे हैं आपके अंडरराइटर्स। और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मर्चेंट बैंकर्स के बारे में। तो होता क्या है ना, जब भी कोई कंपनी ना आईपीओ मतलब लाना चाहती है अपनी कंपनी का, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस इतना इजी नहीं होता है। समझ में आ रहा है, आईपीओ का प्राइस डिसाइड करना, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, समझ में आ रहा है, सेबी के जो रूल्स हैं वो सारे प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो जब भी कोई कंपनी ना आईपीओ लाने जाती है ना, तो वो खुद सारे ये अकेले ना डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएशन, प्राइस डिसाइड करना, सेबी के रूल्स को फॉलो करना, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, ये सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर पाती है। समझ में आ गया। तो यहीं पे आपके आते हैं ये मर्चेंट बैंकर्स, इनका रोल यहीं पे शुरू होता है। समझ में आ गया। तो मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं, मर्चेंट बैंकर, इनका काम होता है आईपीओ का प्राइस डिसाइड करना, कितने प्राइस पर शेयर्स कंपनी के बेचने चाहिए, कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन कितनी है। जब जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरी 100 रुपए की कंपनी है, तो वो एक्चुअली में 100 रुपए की है कि नहीं है, तो वो वैल्यूएशन डिसाइड करना। इसके बाद पता है क्यों ये वैल्यूएशन डिसाइड होती है, जैसे कि मैंने बोला 100 रुपए तो बहुत कम एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100 करोड़, 200 करोड़, इस तरीके का। ठीक है, पर फिलहाल 100 रुपए के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मेरी 100 रुपए की कंपनी है, अब मैं इसका 4% बेचूंगी तो वो 4 रुपए का बिकेगा ना। इस वजह से अगर ये मैंने झूठ बोल दिया है, मान लो 100 रुपए वैल्यूएशन, कुछ भी फॉल्स चीजें मैंने दिखा दी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इस वजह से ये जो मर्चेंट बैंकर्स है ना, ये आईपीओ का प्राइस डिसाइड करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं, सही है नहीं है, जो सेबी के जितने भी रूल्स है ना, वो सारे रूल्स, पेपर वर्क वगैरह, वो सभी चीजें यही लोग हैं जो हैंडल करते हैं। समझ में आ गया। तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना हो गया, आपका मार्केटिंग करना हो गया, आईपीओ के जो पूरे प्रोसेस है ना, उस चीज को स्मूथ बनाना, सक्सेसफुल बनाना, ये सारा काम होता है आपके मर्चेंट बैंकर्स का। समझ में आ गया। मर्चेंट बैंकर्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी कहते हैं, या लीड मैनेजर्स भी कहते हैं। ये नाम आपने काफी बार सुना भी होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर। कोई जॉब, मतलब किसी मूवी में था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि आपका भाई क्या करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकर मतलब आपका मर्चेंट बैंकर। समझ में आ गया। तो बेसिकली ये कंपनी को हेल्प करते हैं
सारी चीज़ें अब आईपीओ से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होता है ना, उसको ईज़ी बनाने के लिए, समझ में आ गया? तो कंपनी को जब भी आईपीओ लिस्ट करना होता है, तो वो उनको एक मर्चेंट बैंकर को हायर करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है। उसके बाद मर्चेंट बैंकर है, जो ये सारे काम करता है, समझ में आ गया? अब जितने मैंने आपको काम बताए ना मर्चेंट बैंकर्स के, इन कामों को ना हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, समझ में आ गया? पहला है आपका प्री इश्यू का मतलब है आपका आईपीओ से पहले वाले जो भी काम है वो, ठीक है? तो इस स्टेज में ना जो मर्चेंट बैंकर होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि आईपीओ सेबी के और जो बाकी की जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है ना, उन सभी के रूल्स के अकॉर्डिंग आईपीओ का पूरा प्रोसेस चले, समझ में आ गया? तो उनका जो प्री इशू का जो मेन काम है ना वो ये है बेसिकली। सबसे पहले तो सेबी के रूल्स को फॉलो कराना, ठीक है, वो सारे चेक करना। आईपीओ के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनको प्रिपेयर करना। फिर आपका एक होता है ड्राफ्ट बनाना, फिर एक होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स को लिस्ट करने के लिए पेपर वर्क कंप्लीट करना, फिर कंपनी की जो भी वैल्यूएशन है, प्राइस वगैरह है, वो सारी चीजें डिसाइड करना, समझ में आ गया? तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये प्री में पूछा जाता है। इसके बाद आ जाओ पोस्ट इशू। तो पोस्ट इशू बेसिकली आईपीओ जब आपका लॉन्च हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो आईपीओ के बाद अब क्या काम है जो इनको करने पड़ते हैं। तो आईपीओ लॉन्च होने के बाद भी इनको काफी सारे काम है जो बचे होते हैं, जो इनको करने होते हैं, मैनेज करने होते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो काम होता है ना जो इनको करना होता है, वो है आपका एक तो एस्क्रो अकाउंट को मैनेज करना। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट का मतलब होता है आपका जहां आईपीओ का पैसा टेम्परेरीली रखा जाता है, समझ में आ गया? अब आईपीओ तो बिक गया, जिसने लेना था शेयर्स ले लिए, उसके बाद शेयर लेने के बाद भी जो पैसा आता है ना, तो वो पैसा टेम्परेरीली आपका इसी अकाउंट में आता है, समझ में आ गया? तो इस अकाउंट को हैंडल कौन करता है आपका? कौन करता है? मर्चेंट बैंकर। कौन करता है? मर्चेंट बैंकर, समझ में आ गया? उसके बाद होता है क्या ना, जब आईपीओ लिस्ट होता है आपका कहीं पे, तो बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक के लिए है, ठीक है? बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदने के प्रोसेस में लग जाते हैं, किसी किसी का पैसा कट जाता है बट शेयर्स नहीं मिलते हैं उनको। तो जिनका पैसा कट गया है लेकिन शेयर्स नहीं मिले हैं, तो उनको फुल रिफंड दिलवाने का काम इनका होता है, ठीक है? जो भी ये आईपीओ के मतलब जो भी ये शेयर्स है ना, उनका जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है उनको मैनेज करने का काम है, ठीक है? उसके बाद ये इंश्योर करना कि सारी जो एजेंसीज है आपके, रजिस्ट्रार, बैंकर्स, ये सभी लोग सेबी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी मैनेज करने का काम इन्हीं का होता है, समझ में आ गया? तो बेसिकली आईपीओ जो लिस्टिंग हो गई है उसके बाद का जो प्रोसेस है ना, वो चीजें भी आपकी स्मूथली हैंडल हो, वो काम भी किसका है? मर्चेंट बैंकर्स का, समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, तो आईपीओ के बाद रिफंड, अलॉटमेंट और सेबी के जितने भी रूल्स हैं उनका कंप्लायंस हो, वो सारा काम भी पोस्ट इशू में आता है। क्लियर है ये चीज? ये ना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? इसके बाद आ जाओ, दूसरे हैं यहाँ पे अंडर राइटर्स। अब अंडर राइटर्स ना आपके, ये ऐसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, यानी कि बीच वाले मान लो लोग, जो ना कंपनी को ये गारंटी देते हैं कि अगर आपके आईपीओ के कुछ शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे, तो वो बाकी के शेयर्स हम लोग परचेज कर लेंगे। क्या बोला मैंने 4% शेयर पब्लिक के लिए अवेलेबल किया, बट मेरे सिर्फ 3% शेयर ही है जो बिके हैं। तो अब ये जो अंडर राइटर्स है ना, ये वो गारंटी देते हैं कि बाकी का जो आपका नहीं बचा, जैसे मेरा 1% नहीं बिका, ठीक है, तो ये वो 1% है जो परचेज कर लेंगे, समझ में आ गया? तो ये जो अंडर राइटर्स होते हैं ना, इनका काम होता है आईपीओ का प्राइस जो भी डिसाइड कर रहे होते हैं उनमें हेल्प करना, जो आपके मर्चेंट बैंकर्स प्राइस वगैरह डिसाइड कर रहे होते हैं तो उनकी हेल्प करना, समझ में आ गया? जो आपके अनसोल्ड शेयर है, यहाँ पे 1% आपका अनसोल्ड शेयर है, ठीक है, तो वो शेयर ये लोग खुद ही खरीद लेते हैं अगर ये नहीं बिकता है तो, ठीक है? इसके बाद जो भी इनके नेटवर्क होते हैं, उन नेटवर्क्स में जो भी कंपनी के शेयर लिस्ट हुए हैं, उनको सेल करने की कोशिश करते हैं ये लोग, समझ में आ गया? तो इन अंडर राइटर्स के पास ना अपना खुद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है? तो उसके थ्रू ये लोग कोशिश करते हैं, जो भी कंपनी जिसके लिए भी ये लोग काम कर रहे हैं, अपॉइंट हुए, उन कंपनी के शेयर्स को मतलब ऐसे बेचना, सेल करने का काम, समझ में आ गया? तो बेसिकली अंडर राइटर्स आपके ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी को जितना कैपिटल चाहिए था वो पूरा मिल जाए उनको उनके शेयर्स के थ्रू, समझ में आ गया? भले ही पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम हो, ठीक है, लेकिन कंपनी का जो ये आईपीओ प्रोसेस है ना, ये फेल नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा गोल होता है आपका अंडर राइटर्स का। क्लियर है ये चीज? आई होप ये समझ में आया हो। एक सेकेंड, इन सबको इरेज कर देते हैं। ऊपर भी कहीं था ना, हाँ। इसके बाद आ जाओ नीचे फटाफट से, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट है। डीमैट अकाउंट का जो फुल फॉर्म होता है ना आपका, वो होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है?
ये ना आपका डिजिटल अकाउंट होता है जिसमें हमारे शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ये इन सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होता है। समझ में आ गया? जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखते हो ना आप लोग, वैसे ही जो ये आपका डीमैट अकाउंट होता है ना, ये इस अकाउंट में शेयर्स रखे होते हैं। जैसे कि आपने आईपीओ से शेयर्स खरीदे हैं, आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए ही चाहिए होता है। डीमैट अकाउंट के बिना आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? इधर आ जाओ आप यहाँ पे। तो बेसिकली जो डीमैट अकाउंट है ना, ये जो भी आपके फिजिकल शेयर्स होते हैं, जितना भी आपने होल्ड कर रखा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में स्टोर करके रखता है उस इन्फॉर्मेशन को। समझ में आ गया? ये अकाउंट आपका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो, ठीक है? जो भी आप रेगुलर बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, वो सारी चीज़ें आपकी इसी में स्टोर होती है। तो बेसिकली ये बैंक अकाउंट ही है, लेकिन यहाँ पे पैसों की जगह आपके जो भी सिक्योरिटीज़ होते हैं ना, वो स्टोर होते हैं। समझ में आ गया? नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब जैसे आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो आप तो किसी भी बैंक चले जाओगे, वो आपको अकाउंट खोल के दे देंगे। लेकिन अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो वो कौन खोलता है, ठीक है? तो डीमैट अकाउंट ना बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं जिनको हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, ठीक है? ये आपके वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके थ्रू हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है? अब ये कौन है इंस्टीट्यूशन? जैसे कि बैंक का एक अगर एग्जांपल है तो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये आपकी मदद करते हैं डीमैट अकाउंट खुलवाने में। अगर आप स्टॉक ब्रोकर्स की हेल्प लेते हो तो ज़ेरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया। अपस्टॉक का ऐड तो रतन टाटा जी ने भी किया था, आपको पता होगा। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग ये डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ। आपके इंडिया में ना 2 मेन डिपॉजिटरीज हैं। देखो, ये डीमैट अकाउंट तो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब कुछ होल्ड करेगा ना, राइट? लेकिन जो आपका एक्चुअल शेयर होता है या जो भी आपके एक्चुअल सिक्योरिटीज होती है, वो एक्चुअली में स्टोर कहाँ पे होती है? तो ये जो चीज़ है ना, इंडिया में 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये एक्चुअली हमारे शेयर्स को, हमारी जो भी सिक्योरिटीज होती है उनको स्टोर करके रखते हैं। वो है, एक है आपका एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। यहीं आपके सारे सिक्योरिटीज स्टोर होते हैं जिनको आप लोग डीमैट अकाउंट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने फोन में देखते हो, ठीक है? लेकिन फिजिकली यहाँ पे स्टोर्ड है। और दूसरा आपका सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो बेसिकली हम लोगों ने डीमैट अकाउंट जो है अपना, वो इनके थ्रू, डीपीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ओपन करवाते हैं। बट हमारे जो शेयर्स है ना, वो हमारे एनएसडीएल और सीडीएसएल इनमें स्टोर होते हैं। क्लियर है? ये चीज सिंपल टू अंडरस्टैंड था। इसके बाद ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, ये कौन हो सकते हैं? बैंक्स के केस में ये बैंक रहे, स्टॉक ब्रोकर्स, यानी कि जो आपने देखा होगा ना, अप स्टॉक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आप स्टॉक्स हो गए, ज़ेरोधा हो गए। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से आप डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरीके से आपका जो है ये डीमैट अकाउंट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होता है, और फिजिकली एक्चुअली जो है आपके शेयर्स वगैरह, सिक्योरिटीज वगैरह, वो ये दोनों है जो कि स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है ये चीज़? नाउ इधर आ जाओ नीचे। अब ये डीमैट अकाउंट जो है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये जो है ना, अब ये मेरे फ़ोन में स्टोर्ड है। अगर मेरा फ़ोन चोरी भी हो गया, मेरे पास एक अकाउंट है जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली मतलब इस चीज़ से ये चीज़ मेरी खो नहीं सकती है, चुरा नहीं सकता कोई, या डैमेज नहीं हो सकता कोई फिज़िकल सर्टिफ़िकेट, क्योंकि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म में स्टोर्ड है डिजिटली। समझ में आ गया? तो बेसिकली ज़ीरो रिस्क है, ठीक है? दूसरा आपका ईज़ी और क्विक ट्रेडिंग एंड ट्रांसफ़र के लिए बहुत ईज़ी है, बस एक क्लिक करो, आपका हो जाता है तुरंत काम, ठीक है? तीसरा है आपका ट्रांसपेरेंट रहता है यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग। यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो ऑनलाइन, मोबाइल या लैपटॉप पे, घर पे बैठे-बैठे, आपको कोई भागा-दौड़ी नहीं करनी है, तो ईज़ी रहता है ये काम। इसके बाद है आपका मैंडेटरी फॉर आईपीओ, स्टॉक ट्रेडिंग, होल्डिंग सिक्योरिटीज़। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना है, या ट्रेड करना चाहते हो, तो आपके पास डीमैट अकाउंट जो है ये होना ही होना चाहिए। समझ में आ गया? अब यहाँ पे छोटा-सा डिफरेंस देख लो डीमैट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट ना आपका, जो भी आप लोग शेयर्स बाय करते हो, सेल करते हो, जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं ना, उसके लिए होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो। लेकिन डीमैट अकाउंट क्या होता है? जो भी आपने ट्रेडिंग की है, जो भी आपने सिक्योरिटीज़ को लेके कुछ भी किया है, उस इन्फॉर्मेशन को ना स्टोर करने के लिए होता है आपका डीमैट अकाउंट। समझ में आ गया? इसके बाद ये आपका बेसिकली स्टोरेज है, जैसे कि बैंक लॉकर में आप कोई चीज़ें रख देते हो ना, सिमिलरली ये स्टोरेज है, ठीक है? ये क्या है? ये ट्रांज़ैक्शन मीडियम में डील करने के लिए, जैसे आप लोग पैसे वगैरह ट्रांसफर करते हो, तो दैट इज़ इट, ठीक है?
ये आपका ज़रूरी नहीं है आईपीओ के लिए, ये आपका ज़रूरी है आईपीओ के लिए। कुछ भी आप बाय सेल कर रहे हो तो आपकी जो भी चीज़ें होती है ना, वो सारा आपको डीमैट अकाउंट में दिख जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो बेसिकली डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट वो प्लेस है जहाँ पे आपके शेयर्स रहते हैं स्टोरेज, ठीक है? और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? जिससे शेयर्स बाय या सेल होते हैं, ट्रांज़ैक्शन टूल। समझ में आ गया? तो ये था आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खाली, ठीक है? तो इनकी इन्फॉर्मेशन आई होप ये आपको क्लियर हो। इसके बाद इधर आ जाओ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट अगेन जो मैंने आपको ऊपर कैपिटल मार्केट वाले क्लासिफिकेशन में दिखाया था, चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। ये रहा, ये देखो हमने यहाँ पे प्राइमरी मार्केट कवर कर लिया, ये आपको पता चल गया है क्या होता है, ये चीजें कैसे की जाती हैं। इसके बाद अब हम लोग कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी काफी क्वेश्चन जो है बनते हैं। जैसे कि आप डेरिवेटिव्स आपने अभी पता नहीं कितनी बार सुन लिया होगा मेरे मुंह से, डेरिवेटिव्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, तो वो सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को प्राइमरी मार्केट के केस में क्या समझाया था, इधर देखो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जैसे मेरे पास किसी कंपनी का 100% है, ठीक है। तो अगर मुझे 4% बेचना है, ठीक है, तो 4% मैं लिस्ट कर देती हूँ पब्लिक के लिए। अब मेरे पास 96% है और मतलब पब्लिक के पास 4% है। अब वो पब्लिक मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ अगर दोबारा कंपनी को अगर अपने स्टेक बेचने हैं, जैसे इस 96% में से भी कंपनी 2% बेचना चाह रही है पब्लिक के लिए, तो ये तो हो गया आपका आईपीओ 4% और ये 2% क्या हो गया एफपीओ। तो ये सारा काम कंपनी बेसिकली जब भी फर्स्ट टाइम और जब भी अपने न्यू शेयर्स, जैसे कि ये 2% न्यू शेयर्स है, राइट, इनको अगर बेचती है तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है, ठीक है। इसके बाद अब मैंने मान लिया कि एक सेकंड इसको मिटाने दो, कि ये जो 4% है और 2% है, ये 4% प्लस 2% कंपनी ने बेचा है, ये अब पब्लिक को बेचा है, इन्वेस्टर्स को बेचा है, राइट। अब होता क्या है ना, कई बार मैंने क्यों खरीदे हैं, मैंने क्यों इन्वेस्ट किया है, मैंने क्यों कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, मैंने जैसे कि 4 रुपए के शेयर खरीदे हैं। अब कल की डेट में ना ये 3 कंडीशन आ सकती हैं। सबसे पहले कंडीशन ये आ सकती है कि ये जो 4 रुपए के शेयर्स थे ना, हो सकता है 5 रुपए के, 6 रुपए के, 7 रुपए के, 8 रुपए के ऐसे हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है मुझे, तो मैंने देखा अरे मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे अपने शेयर्स बेच देने चाहिए, राइट। तो मैंने इस 4 रुपए के शेयर्स जो है ना वो 5 रुपए में बेच दिए हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि मार्केट नीचे जा रहा है, 4 रुपए के शेयर्स 3 रुपए में, 2 रुपए में ऐसे नीचे जा रहे हैं, तो मुझे डर है कि आज 3 रुपए में मिल तो रहा है, हो सकता है कल की डेट में 3 रुपए में भी ना मिले, तो मैं तब बेच दूं, मान लो 3 रुपए में मैंने बेच दिया। और तीसरी कंडीशन ये आ सकती है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे अर्जेंट काम है, तो जो भी पैसे मैंने शेयर में लगाए हैं, फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर है नीचे है या सेम स्टेबल है, 4 रुपए ही मिलेंगे मुझे, मुझे मेरे पैसे चाहिए, राइट। तो मैं अभी मान लेती हूँ 4 रुपए ही मिलेंगे मुझे। तो इन 3 सिनारियोज में मैं ये जो शेयर है 4 रुपए वाले ये बेचूंगी। अब मैं ये शेयर कंपनी को वापस जाके तो नहीं बोल सकती ना भाई तू अपने शेयर वापस ले, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैं इन शेयर्स को, जैसे मैंने अपस्टॉक्स डाउनलोड कर रखा है, ज़ेरोधा डाउनलोड कर रखा है, या जो भी ऐसे एप्लीकेशंस मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, वहां पे मैं लिस्ट कर देती हूँ और वहां पे जो भी इंटरेस्टेड होता है वो इसको खरीद लेता है। लेकिन वो या तो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर तो नहीं, मतलब ऐसा मान लो आम डे टू डे लाइफ के जो लोग होते हैं, ऐसे 4% 3%, वो पब्लिक बेसिकली इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो लोग खरीद लेते हैं। समझ में आ गया इन प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जहां पे ये ऑलरेडी बिका हुआ जो शेयर है ये ट्रेड हो रहा है, वो प्लेटफॉर्म आपका कहलाता है सेकेंडरी मार्केट। समझ में आ गया। तो प्राइमरी मार्केट का क्या सीन है, प्राइमरी मार्केट में ये होता है आपका कि जो कंपनी है उसके शेयर्स फर्स्ट टाइम अगर बिकेंगे तो वो प्राइमरी मार्केट में बिकेंगे, लेकिन उसके बाद अगर ये शेयर्स बिकते हैं तो वो आपके कहाँ पे बिकेंगे, सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट आपका वो मार्केट होता है जहां पे आईपीओ या एफपीओ के बाद जो शेयर्स होते हैं ना वो इन्वेस्टर्स के बीच में बाय या सेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग शेयर्स जो है ना डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीद रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो शेयर है मैं किसी इन्वेस्टर से, किसी इंसान से खरीद रही हूँ उस प्लेटफॉर्म पे। समझ में आ गया। तो ये जो है ट्रेडिंग जो है ना इन्वेस्टर्स आपस में करते हैं। क्लियर ये चीज। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, जो आपके शेयर्स है ना वो अगर स्टॉक मार्केट पे अगर ट्रेड होते हैं तो वो आपके सेकेंडरी मार्केट होते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट जो स्टॉक मार्केट बोल रही हूँ ना मैं, वो होता है आपका एनएसई या बीएसई, ठीक है। यहीं पर ट्रेड होते हैं, ये मैं आपको भी आगे समझाऊंगी। बट ये दोनों आपके सेकेंडरी मार्केट के कंपोनेंट्स हैं जहां पे ये ट्रेडिंग की जाती है। समझ में आ गया। तो प्राइमरी मार्केट में आप क्या कर रहे हो, आप कंपनी से डायरेक्टली खरीद रहे हो, और सेकेंडरी मार्केट में आप किसी इन्वेस्टर से खरीद रहे हो। समझ में आ गया। तो सेकेंडरी मार्केट आपका वो फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे
पहले से जो इशूड सिक्योरिटीज हैं, वो सिक्योरिटीज आपके शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स के बीच में बाय या सेल होते हैं। यहाँ कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? तो कंपनी ने जो शेयर्स आईपीओ में पहली बार बेचे थे, उनके बाद की जो भी सारी बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, वो कहाँ पे होती है? आपकी सेकेंडरी मार्केट में होती है। क्लियर ये चीज? अब ये कुछ फीचर्स है आपके सेकेंडरी मार्केट के। सबसे पहले तो ट्रेडिंग जो है यहाँ पे होता है इन्वेस्टर्स के बीच में कंपनी के साथ। कंपनी का कोई लेना देना यहाँ पे है ही नहीं। समझ में आ गया? आईपीओ खत्म हो गया, शेयर्स लिस्ट हो गए, लोगों ने खरीद लिया, इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया, उसके बाद ये सारा काम अब सेकेंडरी मार्केट पे होगा। ठीक है? तो सेकेंडरी मार्केट के केस में कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है। अब जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि मैं ये 4% बेच रही हूँ, तो अब ये कंपनी के शेयर्स तो मेरे पास है ना, राइट? तो मैं जिस इंसान को बेचूंगी, जो भी इसको खरीदेगा, वो जो पैसे देगा वो मेरी जेब में आएंगे। कंपनी का इससे कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है। ठीक है? दूसरा है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? तो ये ना सेकेंडरी मार्केट में ना कभी भी हमारे पास पैसे रहते हैं। मैं अपने शेयर्स को बेच के पैसे ले सकती हूँ, खरीद सकती हूँ नए शेयर्स को। समझ में आ गया? तो ये जो लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी का मतलब है फ्लो ऑफ मनी। ये चीज जो है ना बनी रहती है सेकेंडरी मार्केट में। दूसरी चीज है प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। इधर देखो, मैं एक चीज आपको समझाती हूँ। आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें एक चीज भी था, ये एक क्वेश्चन था, किसी में ये स्टेटमेंट था कि प्राइसेस जो है शेयर के प्राइसेस वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। ठीक है? देखो कैसे, कोई कंपनी है, उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो पहले 4 रुपए में मैंने खरीदा, तो अब क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है? तो ये जो 4 रुपए वाला था ना, हो सकता है 5 रुपए में हो जाएगा। अब मैंने 4 रुपए में होल्ड कर रखा है, मैं देख रही हूँ अरे कंपनी के स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं बेच दूंगी। अब जो बंदा खरीदेगा वो भी यही सोच के खरीदेगा कि 5 रुपए से भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है? डिमांड आपकी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। और इसका ऑपोजिट हो सकता है, डिमांड अगर नहीं बढ़ रही है, घट रही है डिमांड अगर, तो कंपनी के प्राइसेस जो है वो नीचे जाते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में जो ये शेयर के सारे प्राइसेस होते हैं ना, ये डिमांड होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई से। समझ में आ गया? प्राइमरी मार्केट में तो जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है। ठीक है? तो ये बेसिकली प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है, मतलब कि कंपनी के शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू अब कितनी है, ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है? तो इसमें आपका स्टॉक एक्सचेंज पे काम होता है। स्टॉक एक्सचेंज दो है यहाँ पे इंडिया में, एनएसई है एंड बीएसई है। ठीक है? सेकेंडरी मार्केट में ये दोनों ही आपके सेकेंडरी मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये आपके, जैसे आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करो, जेरोधा यूज करो, अपस्टॉक्स यूज करो, ग्रो है एक, तो ऐसे जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करो, वहां पे आप इनका जो है देख सकते हो पूरा लिस्टिंग। ठीक है? ये मैं आपको समझाऊंगी अभी एनएसई एंड बीएसई के बारे में भी। इसके बाद है आपका नो डायरेक्ट बेनिफिट गोज टू द कंपनी। ऑब्वियसली कोई पैसे कंपनी के पास नहीं जा रहे, जो शेयर होल्डर है ना उसी के पास ही पैसे जो है जा रहे हैं। ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का जो ये पूरा खेला है ना, ये सिर्फ दो ही लोग हैं जो संभाल रहे हैं। एक है आपका एनएससी और दूसरा है आपका बीएससी। एनएससी का मतलब होता है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब होता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आ गया? ये वो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जहां पे स्टॉक, बॉन्ड और जो बाकी की अदर सिक्योरिटीज है, डिबेंचर्स एंड ऑल, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें बाय की जाती हैं और सोल्ड, खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। समझ में आ गया? तो सबसे पहले ना एनएससी की बात करते हैं। एनएससी को 1992 में फाउंड किया गया था और ये आपका मुंबई में लोकेटेड है। अब ये जो दोनों है ना, ये एनएससी और बीएससी, ये दोनों ही ना एक इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स का मतलब क्या है कि ये दोनों कैसा काम कर रहे हैं मार्केट, ये चीज हम पता लगाते हैं इनके इंडेक्सेस के बेसिस पे। ठीक है? मतलब कि अगर इस इंडेक्स की वैल्यू आपकी हाई जा रही है, बढ़िया जा रही है, तो यानी कि इनके मार्केट स्टेबल है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर नेगेटिव जा रही है, डाउन जा रही है, तो यानी कि ये जो है ना मार्केट ये बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। तो एनएससी जो इंडेक्स यूज करता है वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में इसमें आपकी 50 बहुत बड़ी और मोस्ट ट्रेडेड जो कंपनीज होती है ना, वो यहाँ पे शामिल होती हैं। समझ में आ गया? तो ये मतलब 50 कंपनी का पूरा ये वो दिखाता है हमको कि ट्रेडिंग कैसा हो रहा है वगैरह वगैरह। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये जो है इस तरीके से काम कर रहा है एनएससी। और सिमिलरली बीएससी का जो इंडेक्स है वो है आपका सेंसेक्स इंडेक्स। इसके बारे में तो आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। अगर आप लोग कोई भी न्यूज एप्लीकेशन आपके फोन में है तो आप देखते ही होगे या न्यूज पेपर पढ़ते होगे, तो उसमें भी आता है सेंसेक्स की वैल्यू हाई है, लो है। तो ये है, सेंसेक्स में आपकी 30 बहुत बड़ी कंपनीज शामिल है और निफ्टी में आपकी 50 कंपनीज शामिल है। समझ में आ गया? ये आपका इंडिया का सबसे मॉडर्न एक्सचेंज है। ठीक है? पहला एक्सचेंज है जिसमें ट्रेडिंग जो है ना पूरी तरीके से आपके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है, कंप्यूटराइज तरीके से होता है। अगर आपके फोन में ये एप्लीकेशंस हैं, अपस्टॉक्स, ज़ेरोधा वगैरह,
तो उन एप्लीकेशंस में आप लोग देख सकते हो। समझ में आ गया? तो ये आपका एनएसई का काम है। इसके बाद अगर बीएसई की बात करें तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, स्टैब्लिश किया गया था 1875 में, मुंबई में लोकेटेड है। इसका जो मेन इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। इसमें 30 कंपनीज का पूरा जो ट्रेडिंग का पूरा सिनेरियो है वो पता चलता है। इसमें जो 30 कंपनीज है ना, इनमें बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस है, टीसीएस है, एसबीआई है, एचडीएफसी है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? इसके बाद इधर आ जाओ इंपॉर्टेंट इंडाइसेस। तो ये जो दोनों इंडाइसेस हम लोगों ने पढ़े थोड़ा-सा ना, इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है आपका सेंसिटिव इंडेक्स। समझ में आ गया? ये आपका बेंचमार्क इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, यानी कि बीएसई आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है ये हमें इस इंडिकेटर से पता चलता है, सेंसिटिव इंडेक्स इंडिकेटर से। समझ में आ गया? तो ये जो इंडेक्स है ना, ये बीएसई पर टॉप 30 बड़ी स्टेबल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। समझ में आ रहा है कि कैसा काम कर रहे हैं, और उनके बेसिस पे मार्केट का पूरा हालचाल जो है हमको ये पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट की हेल्थ कैसी चल रही है। समझ में आ रहा है? अगर सेंसेक्स की वैल्यू आपकी ऊपर जाती है तो यानी कि मार्केट पॉजिटिव है, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, मार्केट में कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर्स आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सिमिलर इसका उल्टा, अगर वैल्यू डाउन जाती है तो मार्केट नेगेटिव है, लोग शेयर्स बेच रहे हैं, अनसर्टेनिटी है मार्केट में, ये सारी चीजें। तो अगर आपका सेंसेक्स 250 पॉइंट से बढ़ गया तो दैट मीन्स जो ये 30 मेजर कंपनीज है ना, ये बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। समझ में आ गया? सिमिलरली आपका निफ्टी 50, इसमें 50 कंपनी है, ये बेंचमार्क इंडेक्स है एनएसई का, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ ये जो आपका निफ्टी है ना, ये थोड़ा-सा ब्रॉडर इंडिकेटर है कंपेयर टू ये वाला सेंसेक्स वाला, क्योंकि ये ना 50 कंपनी को एक तो इंक्लूड करता है। दूसरी चीज़, इसमें जो 50 कंपनीज़ है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से है, हेल्थ सेक्टर से है, आईटी सेक्टर से है, फिर अलग-अलग कंपनीज़ हैं जो कि अलग-अलग सेक्टर्स को बिलॉन्ग करती है। समझ में आया? तो इस वजह से इसको हम लोग ना ब्रॉडर इंडिकेटर मानते हैं, ठीक है? तो बस यही है। तो अगर निफ्टी की वैल्यू आपकी 80 पॉइंट से गिर रही है, फेल, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में थोड़ा-सा डिक्लाइन चल रहा है, मार्केट नेगेटिव जा रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये जो इंडिकेटर्स है ना आपका, ये हेल्प करते हैं एनएसई एंड बीएसई स्टॉक एक्सचेंज का पता लगाने में कि मार्केट एग्जैक्टली किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसके बाद ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके दो टर्म्स हैं, एक है बुल मार्केट, दूसरा है आपका बेयर मार्केट। नाउ अगर मार्केट आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब मार्केट की जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से ऐसे बढ़ता जा रहा है, मतलब मार्केट बढ़ रहा है, यानी कि जो शेयर के प्राइसेस है ना, आज मैंने हो सकता है 10 रुपए में कोई शेयर खरीदे हैं अगर, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, 20 रुपए हो गया है, 15 रुपए हो गया है। तो इससे होगा क्या, मैं बेचूंगी, इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये 20 रुपए है, मार्केट का क्योंकि बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो 20 से 30 पहुंच सकता है, 30 से 40 पहुंच सकता है, इकोनॉमी बहुत अच्छी रहती है। तो अगर मार्केट आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो वो आपका बुल मार्केट कहलाता है। क्या कहलाता है? बुल मार्केट। इसी का जस्ट ऑपोजिट है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट में होता है कि मार्केट जो है ना आपका, वो नीचे गिर रहा है। समझ में आ रहा है? मार्केट की जो वैल्यू है ना यहाँ पे जस्ट डिक्लाइन हो रही है, जैसे कि इसका जस्ट ऑपोजिट है कि मैंने मार्केट ऐसे ग्राफ कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो मैंने अगर कोई स्टॉक आपका 10 रुपए का खरीदा है, तो हो सकता है उस स्टॉक की वैल्यू 9 रुपए हो, या उससे भी कम जो है जा रहा हो। तो इस वजह से ये जो टर्म्स हैं इस्तेमाल किए जाते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट मार्केट कंडीशन। समझ में आ गया? तो अगर मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, ग्रो कर रही है, तो दैट मीन्स दिस इज बुल मार्केट। और अगर मार्केट आपका बहुत बेकार कर रही है, तो वो आपका बेयर मार्केट। समझ में आ गया? तो मार्केट इज गोइंग अप, दैट मीन्स बुल मार्केट, मार्केट इज फॉलिंग, दैट मीन्स बेयर मार्केट, ठीक है। नाउ इसमें अगर मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंट आता है, मार्केट पॉजिटिव है, इकोनॉमी काफी बढ़िया कर रही है, इन्वेस्टर्स काफी अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें जस्ट उल्टा इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, नेगेटिव और फियरफुल इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक के प्राइसेस जो है ये कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। यहाँ पे अरे और यहाँ पे क्या है, स्टॉक के प्राइसेस जो है आपके गिरते रहते हैं। यहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रांग है, यहाँ पे इकोनॉमी वीक है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो लोग अर्न कर पाए, ठीक है। यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स इस डर में ही रहते हैं कि उनके पास जो शेयर है वो जल्दी से बेचे, क्योंकि शेयर की वैल्यू और गिरती जा रही है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ये लोग कोशिश करते रहते हैं उस चीज को अवॉइड करने की, और जितने शेयर इनके पास है उनको बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो है आपका ऑप्टिमिज्म शो करता है। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या है? पॉजिटिव चीज, कि ये हो सकता है हमें और प्रॉफिट मिलेगा, हो सकता है मार्केट और अप जाएगा। और पेसिमिज्म जस्ट इसका नेगेटिव है कि हो सकता है मार्केट और डाउन जाएगा, हमें नुकसान होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है कि सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, तो इज अ गुड थिंग। यहाँ पे जस्ट है कि फॉलिंग यानी कि गिर रही है, तो इट्स अ बैड थिंग, ठीक है।
नाउ अब इसके बाद आ जाओ सेबी। सेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोगों ने मनी मार्केट के केस में देखा था कि आरबीआई सारा रेगुलेट करता है और आरबीआई के बारे में हमने आई थिंक 8th या 9th में ही अच्छे से पढ़ा था आरबीआई के बारे में। सिमिलरली अब क्योंकि कैपिटल मार्केट को सेबी है जो रेगुलेट करता है, तो हमको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से। इंडिया में जितने भी ये स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई, बीएसई, बेसिकली ये जो कैपिटल मार्केट है, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेबी करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सेबी को ना पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह एस्टैब्लिश किया गया था। फिर आपका 1992 में जाके ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, सेबी एक्ट 1992 के अंडर। समझ में आ गया? किस एक्ट से ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों ने पॉलिटी पहले पढ़ा है इकोनॉमी से, तो आपको पता होगा स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडी होती है। जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बता देती हूँ। तो अगर कोई एक्ट है, जैसे कि ये सेबी एक्ट 1992 है, इसके अंदर ना कुछ-कुछ नियम लिखे होते हैं कि ये काम ऐसे होगा, वो काम ऐसे होगा, वो काम वैसे होगा। अब उन कामों को कराने के लिए एक बॉडी चाहिए होता है, जो देखे कि ये जो एक्ट है ना, ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस बॉडी को हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। मतलब कि उस बॉडी को उस एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है, ताकि उस एक्ट में जो भी नियम कानून लिखे गए हैं ना, वो फॉलो करवाए वो बॉडी। समझ में आ गया? तो सेबी एक्ट 1992 के तहत सेबी बॉडी को जो है एस्टैब्लिश किया गया है। नाउ सेबी जो है ना, इसका मेन काम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे ना फ्रॉड भी बहुत होता है, स्कैम भी बहुत होता है, ठीक है? तो जिससे अब 1-2 रुपए, 100 रुपए कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, करोड़ों में बात होती है, इन्वेस्टर्स करते हैं। ऑब्वियसली पब्लिक है जो करते हैं, 100 रुपए 50 रुपए, इवन क्या कहते हैं 500, 1000 ऐसे भी इन्वेस्ट होता है, ठीक है? लेकिन उनके लिए वो भी बहुत बड़ी रकम है, उन्होंने सेविंग्स से अपने किए होंगे। तो अब होता ये है ना कि यहाँ पे स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उन चीज़ों को लेके रेगुलेट करना, ठीक है? ताकि को किसी को कोई नुकसान ना हो। प्लस अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसपे पेनल्टी लगाना, ठीक है? प्लस किस तरीके से ट्रेडिंग होंगे सबके लिए एक ही रूल्स बनाना। वो सारा काम करने का जो होता है वो कौन करता है? सेबी। सेबी इज़ रिस्पांसिबल फॉर दैट, ठीक है? नाउ सेबी जो है ना आपकी क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब इनका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? कानून बनाने का। हमारे देश में कानून कौन बनाता है बताओ मुझे? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है? तो सेबी का काम कानून बनाने का नहीं है, समझ में आ गया? सिमिलरली सेबी का काम जुडिशरी का नहीं है, सेबी का काम एग्जीक्यूशन का नहीं है, समझ में आ गया? लेकिन इस बॉडी का काम ये तीनों काम करने के नहीं है, उसके बावजूद ये बॉडी ये तीनों काम कर रही है। इस वजह से इनके आगे लिखा हुआ है क्वासी। क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? जनरली ये बॉडी लॉ नहीं बनाती है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट को हैंडल करने के लिए ये बॉडी लॉ बना सकती है। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट के केस में। क्वासी जुडिशियल सिमिलरली इस बॉडी का काम नहीं है जजमेंट देने का, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जजमेंट भी दे सकती है। तीसरा, इस बॉडी का काम नहीं है एग्जीक्यूट कराने का किसी भी चीज़ को, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, कैपिटल मार्केट में स्पेसिफिकली, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का काम ये बॉडी करेगी। समझ में आ गया? तो इस वजह से ये बॉडी आपकी क्वासी लेजिस्लेटिव है, क्वासी जुडिशियल है एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव है। क्वासी वर्ड का मतलब ये है कि इसका काम नहीं है ये करने का, लेजिस्लेशन का काम हमारे पार्लियामेंट का है, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का है, ठीक है? मैंने आपको आंसर दे दिया। जुडिशरी का काम जो भी जजमेंट देने का काम है वो जुडिशरी का है, एग्जीक्यूशन का काम अलग है। तो ये काम हमारे देश में सेबी का नहीं है, लेकिन कैपिटल मार्केट से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है इन तीनों चीज़ों के रिस्पेक्ट में, तो वो सेबी ही करेगा। समझ में आ गया? इस वजह से ये वर्ड क्वासी आगे लगा हुआ है। नाउ अब ये लेजिस्लेटिव का काम है, यानी कि ये रूल्स बना सकती है। तो हमारे कैपिटल मार्केट्स में जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं, वो सब ड्राफ्ट करने का काम किसका है? सेबी का। सिमिलरली क्वासी जुडिशियल है, तो अगर किसी बॉडी पे कुछ ऐसे चार्जेस लगे हैं, कुछ भी है, तो उस पे पेनल्टी लगाने का काम, उस पे कुछ किसी भी तरीके की रूलिंग पास करने का काम इसका है, ठीक है? तीसरा है आपका क्वासी एग्जीक्यूटिव, तो अगर किसी पे इनको थोड़ा-सा भी मतलब डाउट हुआ, थोड़ा-सा भी सस्पिशियस लगा इनको, तो ये उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो ये काम भी आपका सेबी का है, समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका जो प्राइमरी पर्पस है ना, वो यही है कि मार्केट में ना ट्रांसपेरेंसी आए, समझ में आ रहा है? लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके ऊपर हेवी से हेवी पेनल्टीज़ लगाए जाए, पनिश किया जाए उनको, समझ में आ रहा है? थोड़ा-सा भी मार्केट में अगर इनको ऐसा डाउटफुल कुछ लग रहा है मार्केट पैटर्न्स में, थोड़ा-सा भी इन लोगों को किसी के ऊपर शक भी हो रहा है, तो ये उसको पूरी तरीके से जाँच-पड़ताल करते हैं उस चीज़ की, समझ में आ रहा है? तो ताकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट बना रहे, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी हमारी, समझ में आ रहा है?
और रेगुलेट करते हैं मार्केट को, ये लोग प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है? नाउ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, बट इसके रीजनल ऑफिसेज़ हैं अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद एंड हैदराबाद, ठीक है? नाउ सेबी के ये कुछ फंक्शंस हैं, 3 ही कैटेगरी में है, 3 ही फंक्शंस हैं सेबी के। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शन और तीसरा है आपका डेवलपमेंटल फंक्शन। पहले आते हैं इस पे प्रोटेक्टिव फंक्शन पे। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस के अंदर ना ये सब प्रोटेक्ट करना होता है, ये सब इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक। सबसे पहला है प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसमें क्या है, इनसाइडर जो भी लोग है ना, वो कॉन्फिडेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन है ना, उनका मिसयूज करते हैं, तो वो चीज ना हो, ठीक है। दूसरा आपका प्रोहाइबिट फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो जो भी प्राइस मैनिपुलेशन या फेक न्यूज, ये सारी चीजें करके जो भी ट्रेडिंग हो रही है ना, उनको रोकना, ठीक है। फिर आपका प्रमोट फेयर डीलिंग्स, तो ट्रांसपेरेंट रहे मार्केट, क्लीन रहे मार्केट, ठीक है। चौथा है आपका एजुकेट इन्वेस्टर्स। ये ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई लोगों के आपने सुना होगा शेयर मार्केट में पैसे डूब गए, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग कंप्लीटली अवेयर नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, ठीक है? तो सेबी का ये काम है कि वो अवेयरनेस कैंपेन लगाए, गाइडलाइंस निकाले, इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम एजुकेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लेके आए, समझ में आ गया? तो ये काम है आपके सेबी का। इसके बाद है रेगुलेटरी फंक्शंस। तो रेगुलेटरी फंक्शंस जैसे कि लॉ बनाना, मतलब ऐसी चीज़ें वो करना ताकि जो भी ये इस मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनको कंट्रोल कर सके और उनको मॉनिटर कर सके सेबी, ताकि कोई भी फ्रॉड या मैनिपुलेशन का काम ना हो, समझ में आ गया? तो जो भी रजिस्टर करते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम, उनको कंट्रोल करने का काम, और कोई भी इनको अगर थोड़ा-सा भी सस्पिशियस लगता है कि ये थोड़ी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, तो उनके खिलाफ एक्शंस लेना, समझ में आ गया? तो जो भी आपके स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, इन सबको रजिस्टर करना और कंट्रोल करने का काम आपका किसका है? सेबी का है। तो बेसिकली ये सारे लोग रूल्स फॉलो करें क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के पैसे हैंडल करते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझ में आ गया? दूसरा आपका रेगुलेट टेकओवर्स एंड एक्विजिशन। तो जैसे कि आपकी कंपनीज़ नहीं मर्ज होती हैं, एक बंदा दूसरी कंपनी को खरीद लेता है, तो सेबी इंश्योर करता है कि सब कुछ फेयर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ठीक है? इसके बाद है रेगुलेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़। तो बेसिकली एक तो आपका क्रिसिल है जिसका नाम मुझे पता है, तो ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो बेसिकली क्या होता है ना, क्रेडिट रेटिंग जैसे अगर आपको लोन लेने जाना है कंपनीज़ में, बैंक्स में, तो बैंक आपका क्रेडिट रेटिंग स्कोर चेक करती है। मतलब क्रेडिट रेटिंग स्कोर आपका वो होता है जो ये बताता है कि आपने पहले लोन तो नहीं लिया, आप फ्रॉड तो नहीं हो, आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं हो, आप आपने किसी तरीके का लोन ना चुकाया हो। तो इन सारी चीज़ों को देख के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको क्रेडिट रेटिंग देते हैं। सिमिलरली ये जो है क्रिसिल, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये कंपनीज़, बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ वगैरह का रिस्क जो है बताती है। तो ये आपका स्कोर बताता है कि आपने पहले इतने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इतने रिस्क में हो आप, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेबी हैंडल करता है। तो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि रेटिंग आपकी सही हो, अनबायस्ड हो, ठीक है? इसके बाद है रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। तो ये तो हमें पता ही है, एनएसई, बीएसई इनको मॉनिटर करने का काम सेबी करता है, ताकि फ्रॉड ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, ट्रेडिंग के रूल्स फॉलो हो, कंप्लीटली स्मूथ तरीके से पूरी फंक्शनिंग चले, ठीक है? इसके बाद है आपका डेवलपमेंटल फंक्शन। तो ये फंक्शंस स्टॉक मार्केट को मॉडर्न, एफिशिएंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए होते हैं, ठीक है? सबसे पहला आपका प्रमोट ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडिएरीज़। तो जो भी आपके इंटरमीडिएरीज़ हैं, ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना टाइम टू टाइम, ताकि इनको भी मॉडर्न जो भी टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ जो भी आ रहे हैं, किस तरीके से मार्केट का पैटर्न चेंज हो रहा है, इसके बारे में ये लोग भी अवेयर रहें, ठीक है? दूसरा आपका प्रमोट रिसर्च इन सिक्योरिटी मार्केट्स। तो मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा रहेगा, कौन से नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट आने वाले हैं, इन सब चीज़ों पे रिसर्च करना और उस चीज़ को सपोर्ट करना, समझ में आ गया? तीसरा आपका एनकरेज फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। मार्केट को क्लीन रखना, फेयर रखना, ट्रांसपेरेंट बनाना, इन सारी चीज़ों में सेबी हेल्प करता है, ठीक है? फिर आपका प्रमोट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गनाइज़ेशंस। तो कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस अपने मेंबर्स को रेगुलेट करते हैं। सेबी इन जो भी ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गनाइज़ेशन है ना, इनको हम लोग एसआरओ भी कहते हैं। इनको एनकरेज करता है ताकि रेगुलेशन और भी ज़्यादा क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। समझ में आ गया? तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ सेबी के अंदर कितने मेंबर्स हैं? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आरबीआई में कितने मेंबर्स हैं? समझ में आ गया? आरबीआई में टोटल कितने मेंबर्स हैं? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, ठीक है? इसके बाद अब हम लोग सेबी में कितने मेंबर्स हैं, टोटल क्या है कंपोज़िशन? तो टोटल सेबी में आपके 9 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? टोटल मेंबर्स कितने हैं? 9। समझ में आ गया? तो सेबी जो है सबसे पहले तो चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट होता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है चेयरमैन। मेंबर्स की अगर बात करें
तो आपके 2 मेंबर्स होते हैं जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं, ठीक है? 1 मेंबर होता है जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से होता है और बाकी जो आपके 5 मेंबर्स हैं, ये 5 मेंबर्स ना इनमें से कम 3 मेंबर आपके फुल टाइम मेंबर होने चाहिए, समझ में आ गया? तो ये जो 5 मेंबर है, ये भी आपकी यूनियन गवर्नमेंट ही है जो अपॉइंट करता है, जिनमें से 3 मेंबर आपके फुल टाइम मेंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपने न्यूएंस नहीं पकड़ा, तो गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला, 5 में से 3 फुल टाइम मेंबर होने चाहिए, यानी कि सेबी में पार्ट टाइम मेंबर्स भी अलाउड हैं। याद रखना ये प्री का क्वेश्चन है, समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? सेबी में पार्ट टाइम मेंबर अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, ठीक है? तो मिनिमम 2 आपके पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं क्योंकि 3 तो फुल टाइम मेंबर चाहिए ही चाहिए, समझ में आ गया? तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इंश्योर करता है कि सेबी आपका इंडिपेंडेंट रहे, बट साथ ही गवर्नमेंट और आरबीआई का भी प्रॉपर ओवरसाइट हो, उनको भी पता चले, समझ में आ रहा है? तो ये था आपका पूरा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो पूरा अच्छे से, ठीक है? तो आज हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा, ज़रा-सा कंटेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो है आईपीओ के बारे में, ठीक है? फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है डीमैट अकाउंट के बारे में। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है सेकेंडरी मार्केट के बारे में और चौथा मार्केट एंड बेयर मार्केट के बीच में डिफरेंस समझा है एंड पाँचवाँ हम लोगों ने पढ़ा है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं अब प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ पे 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, ठीक है? तो चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन की तरफ। कोशिश करना कि आप लोग मतलब मेरे से पहले आंसर करो, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईपीओ, ठीक है? आईपीओ इज़ अ मेथड यूज्ड बाय कंपनीज टू रेज़ कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, एकदम ठीक है, पब्लिक से होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है? दूसरा, इन एन आईपीओ शेयर आर सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ में शेयर सेकेंडरी मार्केट में सोल्ड किए जाते हैं? नहीं, प्राइमरी मार्केट में किए जाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो हटाओ, हटाओ, हटाओ 1 एंड 3 पर 3 भी रीड करते हैं। सेबी रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ आईपीओ इन इंडिया, सेबी है जो आईपीओ का प्रोसेस रेगुलेट करती है, एकदम ठीक है ये। कैपिटल मार्केट सेबी ही रेगुलेट करती है, ठीक है? तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, which of the following intermediaries play the most important role in managing an IPO process? IPO process में कौन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है आईपीओ को मैनेज करने में? बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, पर ऐसा कुछ आईपीओ को मैनेज करने में स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट ए इंटरमीडियरी, समझ में आ गया? वो तो प्लेटफॉर्म है अल्टीमेटली। इंटरमीडियरीज कौन है? मर्चेंट बैंकर्स, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, ये एकदम ठीक है, हमने पढ़ा था 2 इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं आईपीओ के प्रोसेस में, तो वन ऑफ देम इज मर्चेंट बैंकर्स, तो इसके बाद ये और ये गलत हो जाएगा। Next, with reference to demat accounts, consider the following statements. It holds securities in physical form? No, electronic form में store होता है, तो गलत फर्स्ट गलत 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 मिल गया हमको आंसर, बट स्टिल रीड करते हैं क्योंकि अब ना यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है। वो ऐसे आपसे सवाल नहीं पूछता, वो पूछता है ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर इज करेक्ट, तो यू हैव टू बी 100% श्योर, समझ में आ रहा है जो भी आप आंसर दे रहे हो। सेकंड है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटरीज, ये एकदम ठीक है। जो डीपी है आपके डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स, ये एक इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं आपके इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरीज के बीच में। नाउ एनएसडीएल एंड सीडीएसएल आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एकदम ठीक है, मैंने आपको बताया था यही दो हैं, तो सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर रिसीविंग शेयर्स अलॉटेड इन एन आईपीओ प्रोसेस, इसमें से अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आईपीओ अलॉटमेंट के लिए मतलब मैंडेटरी क्या है? समझ में आ गया? सेविंग बैंक अकाउंट, इसका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, ठीक है? डीमैट अकाउंट इज वेरी मच नेसेसरी, डीमैट अकाउंट नहीं होगा और अगर डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो ये आपको अलॉट ही नहीं होगा, समझ में आ गया? तो जो भी आपके आईपीओ में शेयर्स अलॉट होने के बाद जो शेयर्स है ना, वो डीमैट अकाउंट में ही क्रेडिट होते हैं, समझ में आ गया? तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, द टर्म सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं, गलत, वो प्राइमरी मार्केट है। मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स ट्रेड प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज अमंग देमसेल्व्स, तो ये सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है दूसरे इन्वेस्टर्स से शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, कंपनी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है? कंपनीज डायरेक्टली रिसीव फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स, नहीं, इन्वेस्टर्स से नहीं रिसीव करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, बल्कि कंपनी नहीं रिसीव करती, कोई दूसरा इन्वेस्टर है जो कि इन्वेस्टर से ही फंड रिसीव करता है, ठीक है? प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय सेबी, नहीं, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइसेस डिटरमाइंड होते हैं, गलत।
इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, ये एकदम ठीक है, इन्वेस्टर्स के पास फ्लो ऑफ मनी रहता ही रहता है, वो कभी भी सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं अपने शेयर्स को, ठीक है, तो ये एकदम सही है। इट ऑपरेट ओनली थ्रू बैंक्स, ये गलत है आपका, ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। इन फाइनेंशियल मार्केट द टर्म बुल मार्केट इंडिकेट, बुल मार्केट क्या है बताओ मुझे फटाफट से। तो अ मार्केट वेयर प्राइसेस आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली, गलत। अ मार्केट विद इकोनॉमिक रिसेशन, गलत। अ मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग कंटिन्यूअसली, एकदम ठीक, सी इज द राइट आंसर। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है आपका बेयर मार्केट, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो हो गया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ बेयर मार्केट, बेयर मार्केट इसका आंसर आप लोग बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, 8 का। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, मैं जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ ना, जैसे कि मैंने आरबीआई का भी पूछा, ठीक है, तो जब आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते हो ना, तो टाइम स्टैम्प लिख दिया करो, जिससे मैं चेक कर लूँ कि आपने इसका आंसर दिया है, क्योंकि मैं कमेंट रीड करती हूँ, ठीक है, आपने कोई आंसर दिया है और कई बार ऐसा होता है कि मैंने वो लिखा नहीं है कि मैंने आप लोगों से क्या पूछ लिया, क्योंकि वो पहले से प्लान्ड नहीं रहता है, ठीक है, वो मैं पढ़ा रही होती हूँ तब मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। तो इस वजह से जब भी आप आंसर कर रहे हो, तो सपोज 14 मिनट पे, 14:29 पे ऐसे करके फिर यहाँ पे जैसे आरबीआई के मेंबर पूछे हैं तो वो लिख देना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये तो मैं समझ जाऊंगी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऐसे लिखोगे तो कि क्वेश्चन 8 का आंसर कर रहे हो, बट स्टिल टाइम स्टैम्प यहाँ पे मेंशन कर देना आप, ठीक है, तो मेरे लिए इजी रहेगा वो देखना। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू सेबी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सेबी को लेके क्या स्टेटमेंट है देखो। इट वाज स्टैब्लिश एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1988, नहीं, इसको ना नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह स्टैब्लिश किया गया था 1988 में, 1992 में जाके ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी बना है, ठीक है, तो ये गलत है, गलत, गलत। अब यहाँ पे थर्ड तो यानी कि सही है, सेकंड देखना है हमको। इट रेगुलेट्स द सिक्योरिटी मार्केट्स इन इंडिया, एकदम सही है ये। इट कैन इम्पोज पेनल्टीज फॉर इनसाइडर ट्रेनिंग, ये भी एकदम सही है, तो सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेबी बोर्ड इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन इज, इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो 8 पूछ लिया मैंने आप लोगों से, 10th पूछ लिया, ठीक है, और इन दोनों के आंसर्स आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे, ठीक है, तो इजी है ये। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ये सेबी रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड्स ये भी सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, ठीक है। इसके बाद आपका इंश्योरेंस कंपनी एंड मर्चेंट बैंकर्स, तो मर्चेंट बैंकर को भी सेबी रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस कंपनी को ना रेगुलेट IRDAI ये करती है बॉडी, ठीक है। अब इसका भी ना मुझे फुल फॉर्म आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी इस बॉडी के बारे में भी जल्द ही आप लोग पढ़ोगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आई हो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि इकोनॉमी ना इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इकोनॉमी में आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो बताना मुझे कैसा लगा ये सेशन। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं ये वाले, तो इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।